वेलकम टू मेमांस एकेडमी। ये लेक्चर है MPSI के PYQ सीरीज का, जिसके अंतर्गत हम हिस्ट्री के PYQ कर रहे हैं। और अब तक हमने मौर्य काल के राजा चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट बिंदुसार के PYQ कर चुके हैं, और आज हम करने वाले हैं अशोक के PYQ और कुछ महत्वपूर्ण MCQ। ठीक है, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। ये जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि भारत में अशोक का शासनकाल था। तो ये ध्यान रखना, जो भारत में अशोक का शासनकाल शुरू होने के पहले घटना क्या घटती है, उससे आप अंदाजा ला सकते हो कि अशोक का कार्यकाल कितना था। अशोक के पिता कौन हुए हैं? अशोक के पिता हुए हैं बिंदुसार, और बिंदुसार की मृत्यु हुई है 273 ईसा पूर्व। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि इसके बाद जो अशोक है अपना राज्याभिषेक कराता है 269 ईसा पूर्व में। तो ये जो इनके बीच में 4 साल का अंतर है, ये अंतर में होता क्या है? ठीक है, तो इस 4 साल में जो अशोक है अपने 99 भाइयों की हत्या करता है। और ये जो फैक्ट है कौन सा, कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर कर सत्ता हासिल करता है। ये कहाँ लिखा है? तो ये लिखा है बुद्ध ग्रंथ महावंश में। कहाँ लिखा है? बुद्ध ग्रंथ महावंश में लिखा है। और एक और वंश है, कौन सा वंश? एक वंश कौन सा है? वो है महाबोधि वंश। महाबोधि वंश में लिखा है कि जो अशोक है उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों की हत्या किया, और उनके बीच में 4 साल करीब क्या खेला? गृह युद्ध चला। हुआ क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है उसने कहाँ पर? AP एग्जाम में। और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये क्यों पूछ चुका है? क्योंकि इनके बीच में मृत्यु के जस्ट बाद ही राजा बन जाता है पुत्र, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि इनके बीच में गृह युद्ध चला, इसलिए तकरीबन 4 साल। हुआ क्लियर? इसलिए जो अशोक है अपना पूर्ण विधिवत जो राज्याभिषेक कराता है 269 ईसा पूर्व कराता है, और राजगद्दी में बैठता है। हुआ क्लियर? तो इसी कारण जो अशोक है इसका शासनकाल मानते हैं कब से कब तक? 273 से लेकर 232 के मध्य। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रखना, जो मस्की अभिलेख है ये कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि जो मस्की अभिलेख है कर्नाटक में है, और 2 अभिलेख और है जहां पे अशोक का नाम हमें अशोक मिलता है। उसमें एक अभिलेख कौन सा है? वो है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख ये कहां पर है? तो ये है मध्य प्रदेश के दतिया में। ठीक है, एक है नेत्तुर अभिलेख, नेत्तुर अभिलेख, और एक है ओडे गोमल, ओडे अभिलेख। ठीक है, तो ये सारे जो अभिलेख हैं इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है कि जो मस्की अभिलेख है इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये पूछ लिया है कि मस्की अभिलेख कहाँ पर है? कर्नाटक में है। गुर्जर अभिलेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश दतिया में है। नेत्तुर अभिलेख और उडे गोमल अभिलेख, यहाँ पर अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, सवाल उठता है कि जो अशोक था, अशोक के पहले किसी ने भी अभिलेख नहीं लिखवाया था। तो अशोक को जो अभिलेख लिखवाने का विचार कहाँ से आया? तो अशोक ने जो अभिलेख लिखाने का विचार जो है कहाँ से आया? तो ये है ईरानी शासक, ईरानी शासक रहा है। कौन? उसका नाम है दारा। जो दारा शासक रहा ईरानी, उससे प्रेरणा लिया था अशोक ने अभिलेख लिखवाने की। ठीक है, और दारा ने ही पहली बार अपनी उपाधि देवनाम प्रिय लिखा था, इसलिए अशोक ने भी इसको कॉपी किया था और अपना नाम देवनाम प्रिय रखा। और अशोक का पौत्र हुआ है कौन? दशरथ, इसने भी अपनी जो उपाधि है ये देवनाम प्रिय रखा था। और एक श्रीलंका राजा हुआ है उसका नाम है तिस्स,
तित्स, ठीक है, इसने भी अपनी उपाधि रखा था देवनाम प्रिय। हुआ क्लियर? तो कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि अशोक ने अभिलेख लिखवाने की जो विचारधारा है या फिर जो विचार है, ये कहाँ से लिया था, तो ये लिया था ईरानी शासक कहाँ से, दारा से। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मस्की अभिलेख, जो कहाँ पर है, जो कर्नाटक में है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम अशोक उल्लेखित हुआ है? तो बता चुका हूं मैं कि अशोक का नाम अशोक जो है मस्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेत्तुर अभिलेख और ओडे गोमल अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमको दिख रहा है गुर्जरा अभिलेख, ठीक है, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। सवाल उठता है कि गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। एमपी में कहाँ पर है, तो वो है दतिया, दतिया में अभिलेख है, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन करता है कि जो गुर्जर अभिलेख किस स्थान में है, तो ये दतिया स्थान में, किस राज्य में है, तो ये एमपी राज्य में है, ठीक है। मस्की अभिलेख कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। वह क्लियर, ध्यान रखना। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। कहाँ पर? एमपी के दतिया में स्थित है। हुआ क्लियर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है, तो ध्यान रखना, जो अशोक का नाम अशोक कहाँ प्राप्त होता है, तो ये है अशोक का नाम अशोक नेट्टुर अभिलेख में प्राप्त होता है। एक हो गया नेट्टुर अभिलेख, एक हो गया गुर्जरा अभिलेख, एक हो गया मस्की अभिलेख, एक हो गया ऊडे गोमल अभिलेख। इन 4 अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ध्यान रखना। और अशोक ने जो अभिलेख लिखने का जो विचार है, ये कहाँ से लिया था, ये लिया था ईरानी शासक दारा से। और जो देवनाम प्रिय भी है, वो भी उससे लिया था, कॉपी किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्य जिस नाम से उल्लेखित हुआ है वह है, तो ध्यान रखना, जो अशोक है, अशोक के शिलालेखों में अशोक को सर्वस्त्र, देवना प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर दिखने वाला राजा आदि की उपाधि से संबोधित किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो देवना प्रिय शब्द है, ये अशोक का अंतिम तक नहीं हटा, तो इससे ऐसा दर्शाता है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी उसने हिंदू धर्म को त्यागा नहीं था। इसका पता जो है, ये देवना प्रिय शब्द है, इससे पता लगता है। क्योंकि आप देखना, जो मौर्य काल का शासक हुआ है अशोक, वो प्रारंभ में क्या था, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और एक बुक है, वो याद रखना, वो है रासतरंगिणी, ठीक है। और ये बुक किसकी है, ये बुक है कल्लण की। इस बुक में लिखा है कि जो अशोक है, ये कौन था, ये शिव उपासक था, ठीक है। और इससे ये पता लगता है कि देवनाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर दिखने वाला, इसका अर्थ होता है। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बावजूद भी हिंदू धर्म को त्यागा नहीं था। हुआ क्लियर? अब सवाल उठता है कि जो अशोक है, इसने अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से ली थी, तो ये कहाँ से ली थी, ये ली थी ईरान का शासक है दारा से ली थी। हुआ क्लियर? इसका आंसर ये है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए आपको कि किससे अशोक ने प्रेरणा ली थी अभिलेख लिखने की, तो वो है ईरानी शासक दारा से। अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, वो है अशोक, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है, तो इसका प्रमाण क्या है, वो है देवनाम प्रिय की उपाधि, यानी देवताओं का प्रिय। इससे ये पता लगता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाने के बावजूद भी हिंदू धर्म को त्यागा नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भगवान बुद्ध है वो देवता या ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे, वो बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी धर्म था। इसलिए इस नाम से हमें मालूम चलता है कि अशोक बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी थी। वह क्लियर ध्यान रखना।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेखित करता है कि अशोक श्रीनगर जम्मू कश्मीर का संस्थापक था? तो ये ध्यान रखना कि आप जान चुके हो कि अशोक ने 84 यानी 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। इसका मतलब यह है कि अशोक एक महान निर्माता था। और ये भी ध्यान रखना कि जो आजीव संप्रदाय था, जिसका अनुयायी कौन था, इसका पिता था कौन, बिंदुसार। और इन आजीविकाओं के संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण भी कराया था। कल्हण की जो राज तरंगिणी है उसमें ये कहा गया है कि जो कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपाटन नामक नगर बसाया था। तो इसका आंसर क्या होगा, राज तरंगिणी। इसमें क्या लिखा है, एक लिखा है जम्मू कश्मीर, एक लिखा है श्रीनगर, ठीक है, और एक लिखा है नेपाल। नेपाल का कौन सा शहर, वो है देवपाटन। देवपाटन नगर बसाया था अशोक ने, ठीक है। तो आपको ये तो याद रहेगा, परंतु आप ये भी कर लेना याद कि नेपाल का जो देवपाटन शहर है ये किसने से, अशोक ने बसाया था। यहाँ पे चला है अभी जेनजी प्रोटेस्ट चला है, तो ये क्वेश्चन वहाँ से उठ सकता है कि अशोक ने नेपाल के कौन से नगर को बसाया था। तो वो कौन सा नगर है, वो है देवपाटन। वह क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। कलिंग युद्ध की विजय क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ध्यान रखना कि जो मौर्य है उसके 4 प्रांत थे और 4 प्रांत की 4 अपनी अपनी क्या थी, राजधानी थी। तो ये हो गए 4 प्रांत, ठीक है। ये हो गया उत्तरापथ, ये हो गया दक्षिणापथ, और ये हो गया अवंती, और ये हो गया पूर्वापथ यानी कि पाटलिपुत्र, ठीक है। तो जो उत्तरापथ है इसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। जो दक्षिणापथ है उसकी राजधानी क्या थी, वो थी स्वर्णगिरी, ठीक है। और जो पूर्व ये प्रांत है या प्रासी है इसकी राजधानी क्या थी, वो थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो है उदयन ने बसाया था, और उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था क्योंकि यहाँ पर संगम था गंगा और सोन का। 1540 के आसपास आता है शेरशाह सूरी और इस पाटलिपुत्र का नाम करता है पटना, और वर्तमान में जो पटना है ये पाटलिपुत्र ही है, ठीक है। और जो अवंती है इसकी जो राजधानी क्या थी, तो वो थी उज्जैनी। वह क्लियर, तो इतने आपको आंसर याद होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कलिंग युद्ध क्यों किया था, या कलिंग पर अधिकार क्यों चाहता था कौन, अशोक। तो उसका रीज़न ये है, तो यहाँ पर है क्या, उड़ीसा। तो जो रोमिला थापर हुई हैं हिस्ट्रिशियन, उनने कहा है कि कलिंग अशोक के समय व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था, और इसके साथ ही जो कलिंग है उसका समृद्धि व्यापार पर भी अशोक की नज़र थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, और कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के जो विषय हैं उसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है 13वें अभिलेख में किया गया है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर। तो कभी ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि कलिंग विजय का जो उल्लेख है या युद्ध का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये तो किया गया है 13वें अभिलेख में। परंतु कभी आपसे ये क्वेश्चन कर ले इंटरव्यू में कि कलिंग विजय महत्वपूर्ण क्यों थी अशोक के लिए, तो ये बोलना उसका कि ये व्यापारिक मार्ग था अशोक के समय, और अशोक की दृष्टि थी कलिंग के समृद्ध समुद्री व्यापार पर। इसलिए कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने संपूर्ण शक्ति लगा दी। जो आज का उड़ीसा है वो उस समय का कलिंग था, और जो कलिंग है उसकी जो राजधानी थी वो थी तोसल। क्या थी, कलिंग की राजधानी याद रखना, कलिंग की राजधानी क्या थी, वो थी तोसली, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा है कि जो मौर्य प्रांत है उसे कितने प्रांत थे, तो उसके 5 प्रांत थे। एक है उत्तरापथ, एक है दक्षिणापथ, एक है अवंती, एक है पूर्वा प्रांत या प्रासी, और एक है कलिंग, ठीक है। और आपको 5 की क्या राजधानी याद होना चाहिए,
उत्तर प्रति कौन सी है तो वो है तक्षशिला। दक्षिण प्रति कौन सी है तो वो है स्वर्णगिरी। अवंती कौन सी है तो वो है उज्जैनी। पूर्व प्रति कौन सी है तो वो है पाटलिपुत्र। और कलिंग कौन सी है तो तोसली। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण कब किया था तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किया था, यानी कि 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग को जीता, कलिंग पर विजय प्राप्त किया, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है तो अशोक के जो 13 अभिलेख है उसमें उल्लेखित किया गया है। अशोक ने क्यों किया था कलिंग पर आक्रमण तो वो उस समय का व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था, इसलिए किया था। हुआ क्लियर? यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, तो प्लीज नोट डाउन। निम्नलिखित में से कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था? तो ये क्या था? ये था तोसल। ये बता चुका आपको, तोसली था। ठीक है, तोसली था। और प्रास्य क्या था? वो था पाटलिपुत्र था। उत्तर पता क्या था? वो था तक्षशिला था। दक्षिण पता क्या था? वो था स्वर्णगिरी था। अवंतिका का उज्जैनी था। ठीक है, इतने आपको याद होना चाहिए। और कलिंग का तोसली था। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ध्यान रखना, आपको अगर अशोक पढ़ना है तो अशोक के कुल कितने? 14 अभिलेख हैं। 14 अभिलेख हैं। ठीक है, 14 अभिलेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं। जो 14 अभिलेख हैं, ठीक है, इसमें पहला जो अभिलेख है इसमें बताया गया है कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख है, इसमें बताया गया है कि मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जो तीसरा अभिलेख है उसमें जो राजकीय अधिकारी को आदेश था कि हर 5 वर्ष वो राज्य के दौरे करे, इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। जो चौथा अभिलेख है इसमें भेरू घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। जो 5वां अभिलेख है इसमें धर्म महापात्रा की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। जो 6वां अभिलेख है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। जो 7वां अभिलेख है और जो 8वां अभिलेख है इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। और जो 9वां अभिलेख है इसमें सच्ची भेंट या सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। जो 10वां अभिलेख है इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। जो 11वां अभिलेख है इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। जो 12वां अभिलेख है इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति, सही प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। जो 13वां अभिलेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है, क्योंकि कलिंग युद्ध में के उपरांत ही कलिंग युद्ध के समय कौन आया था? वो आया था उपगुप्त। और उपगुप्त ने बोला था अशोक को कि क्या तुम्हारा जन्म जो है मारने काटने के लिए पैदा हुआ है? आपने राज्य अभिषेक में अपने 99 भाइयों को मारा और आप अब ये नरसंहार कर रहे हो। क्या आपका जीवन खून से लथपथ करने के लिए हुआ है? तब ये वर्ड सुन के जो है अशोक जो है उसने बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। इसी में 5 यवनों राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। यहाँ धम्म प्रचारक भेजे गए हैं। जहाँ पर धम्म प्रचारक भेजे गए, जैसे कि अशोक ने अपने पुत्र संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ? श्रीलंका भेजा था। इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो आपको 13वां अभिलेख मिलेगा। जो 14वां अभिलेख है इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो इस प्रकार से जो 14 अभिलेख हैं आपको रटे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है, सेकंड लिखा है, ठीक है, इस टाइप से। जैसे कि इसमें कहा गया है कि किस अभिलेख में अशोक ने पशु बलि पर रोक लगाई थी, तो बता चुका हूँ पशु बलि पर रोक किसमें लगाई थी? वो लगाई थी कहाँ पर? अभिलेख शिलालेख 1 पर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और मनुष्य और पशु के चिकित्सा की बात किसमें की गई है? वो की गई है दूसरे में की गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की है, सही मनुष्य मेरी प्रजा है? तो जो अभिलेख या प्रथम शिलालेख है यहाँ घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है
प्रथम अभिलेख में किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रथम कलिंग शिलालेख। प्रथम कलिंग शिलालेख। इसमें कहा है कि सभी जो जनता है, प्रजा है, ये मेरे बच्चे हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। किसे मिलता है? ये मिलता है ऑप्शन बी में। और क्लियर, ये ध्यान रखना। निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो अशोक है उसके कुल 7 स्तंभ लेख हैं। कितने? 7 स्तंभ लेख है, जिसमें से एक है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। दूसरा है वो है दिल्ली टोपरा। तीसरा है दिल्ली मेरठ। चौथा है रामपुरवा। और पांचवा है वो है लोरिया अरेराज। और जो छठवा है वो है लौरिया नंदनगर। लौरिया नंदनगर। और सातवां है वो है रुक्मिणी देवी। ठीक है। इस प्रकार 7 जो है ये स्तंभ लेख है, 14 जो है वो है शिलालेख है। तो ये 7 जो स्तंभ लेख है, इसमें जो प्रयाग स्तंभ लेख है यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया है। और इसी अभिलेख में जो अशोक की रानी होती है कारुवती के बारे में उल्लेख मिलता है कि कारुवती ने तालाब और जो बगीचा है ये दान किया था, इसलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। यहाँ पर ये कहीं पर उल्लेखित नहीं है। ध्यान रखना कि जो 7 स्तंभ लेख है उसमें जो पहला स्तंभ लेख है कौन सा? प्रयाग स्तंभ लेख। इसे रानी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख कहते हैं। और जो अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में शिफ्ट किया था। हुआ क्लियर? तो 7 स्तंभ लेख आपको याद होना चाहिए। और ये ध्यान रखना कि जो रुक्मिणी देवी स्तंभ लेख है ये 7वां स्तंभ लेख है, जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है, जिसमें लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया गया था। लुम्बिनी ग्राम का जो धार्मिक कर है ये बलि माफ कर दिया गया था। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि अशोक ने किस जगह का जो धार्मिक कर है माफ कर दिया गया था? तो वो है लुम्बिनी। ठीक है। और जो लुम्बिनी का जो भू राजस्व कर है ये घटाकर 1/8 कर दिया गया था। कहाँ किया था? ये लुम्बिनी किया था। ठीक है। कहाँ उल्लेख है? 7वां जो रुक्मिणी देवी अभिलेख है, जो सबसे छोटा इसका अभिलेख है, जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है। हुआ क्लियर? इतने फट आपको यहाँ से याद होना चाहिए। किस शिलालेख में अशोक ने अल्पव्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। तीसरे जो शिलालेख में अशोक ने अल्पव्यय या अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो ये है 12वां अभिलेख। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है। जो 12वां अभिलेख है उसमें बताया गया है कि सभी संप्रदाय, सभी पंथ के प्रति सद्भावना का भाव रखना चाहिए। ये बात की गई है कहाँ पर? 12वें अभिलेख में कही गई है। इसलिए इसे पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कहा गया। कौन से को? 12वें अभिलेख को। निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता? तो जो अशोक के अभिलेख है ये उत्तर की ओर मिले हैं हमें, दक्षिण की ओर नहीं मिले हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका में कोई भी अभिलेख में, श्रीलंका से कोई भी अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। परंतु ध्यान रखना कि जो इनके पुत्र थे महेंद्र को इन्होंने भेजा था श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए। फिर बाद में इनकी पुत्री भी गई थी, कहानी अलग से है, ठीक बताऊंगा वो। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? तो जो अशोक के विदेशी राज्यों से भी क्या दोस्ताना संबंध थे,
और इसकी चर्चा कहाँ की गई है? इसकी चर्चा की गई, बताया था मैंने आपको, कि जो 13वां अभिलेख है उसमें की गई है। ठीक है, और इसमें 5 यवन राज्यों में अपने धर्म प्रचार भेजे थे। किसने? अशोक ने। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट यानी कि अशोक की जो धम्म नीति के बारे में वहां के लोगों को बताना। हुआ क्लियर? इन्होंने अपने पुत्र को कहाँ भेजा था? यहाँ भेजा था, श्रीलंका। यहाँ भेजा था, श्रीलंका। ठीक है, क्यों भेजा था? पहले गए थे महेंद्र, तो वहाँ के राजा ने महेंद्र से दीक्षा ली थी काय की? बौद्ध धर्म की। तो उनकी जो पत्नी थी रानी, उनको भी दीक्षा लेना था अपने बौद्ध धर्म की। लेकिन होता क्या है कि जो महिला है, अगर उसे भी दीक्षा प्राप्त करना है तो कोई महिला ही उसे दीक्षित कर सकती है, ये बौद्ध धर्म में लिखा गया था। तो इसीलिए जो महेंद्र है उसने वहाँ के राजा को बताया। राजा ने संदेश भेजा कहाँ पर? अशोक क्या? अशोक की जो पुत्री थी संघमित्रा, ये कहाँ गए? ये श्रीलंका गए। और श्रीलंका में इनकी जहाँ तक मृत्यु हो गई, आज भी वहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। कहाँ पर? अशोक के पुत्र यानी कि संघमित्रा और महेंद्र की। ठीक है, तो इसी कारण से जो है अशोक के पुत्र और पुत्री कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। इसका उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ये आएगा कि अशोक के पुत्र पुत्री कहाँ गए थे प्रचार करने के लिए? तो वो श्रीलंका गए थे। ठीक है, हुआ क्लियर? और जो 5 यवन राज्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये 13वें अभिलेख में मिलता है। वहाँ पर अशोक ने अपने धम्म नीति को बताने के लिए प्रचारक भेजे थे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए, 13वां अभिलेख। और 13वें अभिलेख में क्या मिलता है? वो मिलता है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित मिलता है? तो ध्यान रखना, अशोक का जो अभिलेख है इसमें आपको मिलता है चोल, चेर और पांड्य और सतयु पुत्र, इनके बारे में उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेख में। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? ये ध्यान रखना कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए विदेशों में प्रचारक को भेजा था, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? दूसरे और तीसरे शिलालेख में मिलता है। जो अशोक के समकालीन राजा थे वो थे एंटियोकस, सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय था। तुर्मे मिस्र का राजा था टालमी फिलाडेल्फिया सेकेंड। और अंतिकी मेसिडोनिया मकदूनिया का एंटीगोनस माना जाता है। और जो श्रीलंका है जिसे हम सीहल कहते हैं, के नरेश थे तीरस। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा एंटीगोन या गोनटास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ का था? ये था मकदूनिया का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तुर्मे कहाँ का था? ये था मिस्र का। वह क्लियर, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम से दूर के देशों के साथ राजन संबंध रखते थे? तो इसका आंसर है मौर्य वंश। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, मौर्य वंश। अशोक का समकालीन सीहल नरेश कौन था? तो अशोक का समकालीन जो सीहल नरेश था वो था तीसस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। सूची 1 दिया गया राज्य, इसमें दिया गया राजा, और इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। इसका आपका लेना मिलान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अशोक संबंधी जो PYQ जो MCQ समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। तो जंगली। ओके, थैंक्स।